हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल में। ये दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था साइंस के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो आज लेकर आए हैं दोस्तों मैं आपके लिए साइंस के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है वो कौन सी है? तो हमारे शरीर की या सर्वाधिक मजबूत पेशी है वो है दोस्तों, एक बार थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक मजबूत पेशी है तो वो है दोस्तों हमारा जबड़ा। यानी हमारा जबड़ा है वो सबसे मजबूत पेशी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा। अब देखो दोस्तों, जबड़ा कौन सा होता है? तो जबड़ा हमारे कौन सा कहाँ का पार्ट है? ये हमारे मुंह का पार्ट है। अब मुंह में दो प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं। तो एक होता है ऊपर वाला जबड़ा और एक है नीचे वाला। अब जबड़े दो प्रकार के। तो दो ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है वो कहा जाता है मैक्सिलरी। ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है मैक्सिलरी और नीचे वाले जबड़े को कहा जाता है वो कहा जाता है मैंडिबल। तो ये सबसे मजबूत कौन सा होता है? सबसे मजबूत होता है वो होता है हमारा मैंडिबल जो, यानी मैंडिबल जबड़ा या नीचे वाला जबड़ा है वो सबसे मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हृदय। तो हृदय एक ऐसी पेशी है जिसमें स्पंदन का गुण पाया जाता है। जैसे ये संकुचन सिस्टोल और डायसिस्टोल ये इसमें होता है। सिस्टोल और डायसिस्टोल की प्रक्रिया वो हमारे हृदय में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो मनुष्य को थकान महसूस कैसे होती है? तो ये हमारे शरीर में जो लैक्टिक अम्ल जम जाता है उसके कारण हमें थकान महसूस होती है। तो देखो दोस्तों, हमें मांसपेशियों में थकान कैसे होती है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में श्वसन है वो दो प्रकार से होता है। श्वसन दो प्रकार से कैसे होता है? एक होता है एरोबिक श्वसन और एक अनएरोबिक श्वसन। यानी वायु की उपस्थिति में होता है और एक वायु की अनुपस्थिति। देखो, वायु की उपस्थिति में होता है जो हम सांस लेते हैं तो वायु की उपस्थिति में होता है। तो इससे क्या है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होती है एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अनएरोबिक श्वसन होता है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है या वायु की अनुपस्थिति होती है या वायु ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी जो या तो ऑक्सीजन उपस्थिति नहीं होगी या होगी कम होगी। तो देखो, हमारे मांसपेशियों में क्या है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, हमारे मांसपेशियों में क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में क्या है, पायरुविक एसिड बनकर और वह लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके कारण हमारी मांसपेशियों में क्या है, थकान होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य के शरीर में या मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो दोस्तों, कॉर्निया है वो हमारी आँख का भाग है। यानी आँख में पाया जाता है कॉर्निया। और जब हम नेत्रदान करते हैं, यानी जो आँख हम कहते हैं कि उसने नेत्रदान कर दी, तो दोस्तों नेत्रदान में क्या है, कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में भी कॉर्निया को दान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों अभी आ गया। तो नेत्रदान में दिया जाता है दोस्तों कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। और रेटिना को बोला जाता है दोस्तों दृष्टिपटल। रेटिना को बोला जाता है दृष्टिपटल। यानी इस पर क्या है, हमारा प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर बनता है। और नेत्र लेंस होते हैं दोस्तों, दो नेत्र लेंस होते हैं। जैसे मुख्य रूप से दो होते हैं, जैसे अवतल और उत्तल, जो दूरदृष्टि और निकट दृष्टि के दोष में काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण व किस अंग द्वारा किया जाता है? तो हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण है वो करता है दोस्तों हमारा प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण है वो करता है आयरिस या जिसको पुतली भी बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है दोस्तों हमारे रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। यानी जो हम रेटिना में कौन से जो रंग, रेटिना में कुछ क्या होता है जो हमारे क्या है कि वो हमारे रंगों में परिवर्तन, जैसे हमें कोई कहीं लाल दिखाई दे रहा है, कहीं श्वेत दिखाई दे रहा है, तो ये किसके कारण दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है वो हमारे आँख में होते हैं वो कौन सी, या उनको बोला जाता है शंकु भी बोला जाता है। शंकु, और हमारे आँख में दो होती है, शंकु और शलाकाएं। शंकु और शलाकाएं। अब देखो दोस्तों, शंकु का काम है, शंकु का काम है या कौन का काम है, ये हमें क्या है, कलर में विभेद करवाती है। यानी ये हमें कलर दिखाती है। जैसे कोई वस्तु ब्लैक है, वाइट है, या पिंक है, येलो है, तो ये किसके कारण दिखाई देती है? ये दिखाई देती है हमें शंकु और शंकु के कारण। लेकिन दोस्तों शलाकाओं का कार्य है वो हमें क्या है, ओनली वाइट और ब्लैक दिखाती है, वाइट ब्लैक। अब देखो दोस्तों, जिसमें शलाकाएं कमजोर हो तो उसको क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जैसे किसी को शाम के 4 बजते, 5 बजते, 6 बजते क्या है, शाम को दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होती है, शलाकाएं वो क्या कमजोर हो जाती है। ये किसके कारण होती है? यह होती है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस या रात में दिखाई नहीं देता है। और जब शंकु कमजोर होते हैं, जब हमारे कोन कमजोर हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। यानी इसका कोई उपचार नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस इसका कोई उपचार नहीं है। ये है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, त्वचा का रंग किसके कारण है वो होता है? तो दोस्तों त्वचा का रंग है वो होता है हमारे मेलानिन वर्ण के कारण। यानी मेलानिन वर्ण के कारण ये हमारे त्वचा के कलर को बैलेंस रखता है। मेलानिन हार्मोन, ये मेलानिन ये है वर्णक है, पिगमेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी हुई है? यानी हमारे कहाँ की त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है? तो हमारे ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारे तलवे की, जो हमारे पैर का तलवा है, वहाँ की त्वचा वो सबसे अधिक मोटी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है दोस्तों हमारा चमड़ा या चमड़ी भी बोला जाता है, स्किन भी बोला जाता है। यानी ये हमारे सबसे बड़ा अंग है, या इसको त्वचा भी बोला जाता है। लेकिन यह देखो यकृत क्या है दोस्तों, यह है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत हो जाएगा, और सबसे बड़ा अंग पूछे तो उसका चमड़ा या चमड़ी हो जाएगा, या त्वचा हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो कौन सा है? तो अभी दोस्तों पीछे ही देखा था कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है वो है मेलानिन वर्णक, मेलानिन पिगमेंट। ये हमारे त्वचा के रंग को बैलेंस करता है। रोडोप्सिन ये हमारे आँख में पाए जाने वाले ये शंकु और शलाका उनमें पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, त्वचा की ऊपरी सतह है वो कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, वो कहलाती है हमारी सबसे ऊपर की सतह। तो सबसे ऊपर की सतह कहलाती है दोस्तों एपिडर्मिस। सबसे बाहरी सतह वो कहलाती है एपिडर्मिस। अब देखो दोस्तों, हमारे त्वचा के तीन भाग होते हैं। जैसे देखो 3 लेयर होती है। तो देखो तो सबसे बाहरी है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस, यानी सबसे बाहरी। ये देखो सबसे बाहरी है तो उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। अब मिड वाली को कहा जाता है डर्मिस। मिड वाली को कहा जाता है डर्मिस, यानी ये मीडियम है, जो मध्य में पाए जाने वाले, यानी जिसमें ब्लड वेजल्स यानी रक्त वाहिकाएं वगैरह खनिज लवण वो क्या है, डर्मिस लेयर में चलता है। और सबसे अंदर वाली है वो है सबकुटानियस।
तो ये है दोस्तों हमारी स्किन की 3 लेयर। तो हमें पूछा है कि स्किन की सबसे बाहरी, तो सबसे बाहरी हो जाएगी हमारी एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखो, दंतवलक। दंतवलक को बोला जाता है दोस्तों हमारा एनामेल। एनामेल एनामेल है क्या है? हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर, सबसे कठोर भाग है। देखो कैसे है, देखो कठोर ऐसे है कि एनामेल किससे बना होता है? एनामेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है एनामेल। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट बनाने के कारण इसके कारण ये है सबसे अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य के अंशों में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? यानी हमारे आंख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या है, जीवाणु वगैरह मर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। यानी मनुष्य आंख में है वो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब दोस्तों देखो कि अंशु, तो हमारे शरीर में अंशु कौन सी ग्रंथि बनाई जाती है, कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो ये दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे आंख में अंशु है वो लेक्राइमल ग्रंथि है वो बनाती है, अंशु बनाती है। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंशु को कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो अंशु बनाती है वो लेक्राइमल ग्रंथि बनाती है। और हमारे अंशु में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारी आंखों में पाया जाता है जिंक। जिंक हमारी आंखों में पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण है वो नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क का ट्रांसप्लांट हम नहीं करा सकते। गुर्दा को कहा जाता है, वो कहा जाता है किडनी। तो किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, फेफड़ों का भी करा सकते हैं और लंग्स हार्ट का भी करवा सकते हैं। हार्ट का भी सफल प्रत्यारोपण वो किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों मस्तिष्क का सफल प्रत्यारोपण वो आज तक नहीं किया जा सका है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, पुनरुद्ध भवन को कहा जाता है रीजनरेशन। यानी जो एक बार जैसे जिस किसी को बीच में से काट दिया तो वो क्या उसके बाद में वापिस है वो अपनी ग्रोथ कर लेता है। तो पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है दोस्तों हमारा लीवर की हमारी रीजनरेशन पावर है वो हमारी सबसे अधिक होती है लीवर की। यानी दोस्तों जब किसी का लीवर खराब हो जाता है तो इसके पास ऐसी पावर होती है तो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। तो इस पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है वो हमारा लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। अब देखो जल कैसा होगा, क्योंकि हमारे शरीर में अधिकांश भाग किसका पाया जाता है? यानी जल का पाया जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है जल की। तो ये इसमें यही पूछा है कि किसी प्राणी के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो ये जल का होता है। और हमारे शरीर में रुधिर भी होती है, उत्तक भी होता है और स्नेह भी होता है। इनकी मात्रा कम होती है, यानी जल की मात्रा है वो इनकी बजाय वो ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? यानी यूनिवर्सल डोनर, यानी इसको बोलता है यूनिवर्सल डोनर। अब देखो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर है वो दोस्तों हमारा ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ ब्लड ग्रुप में भी देखो दो प्रकार आता है, ओ पॉजिटिव भी होता है और ओ नेगेटिव भी होता है। तो इनमें से सर्वदाता है वो कौन सा डोनर है? तो सर्वदाता है वो दोस्तों इनमें से ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों पाचन के रसों में, यानी पाचन रस कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे आमाशय में। पाचन रस पाए जाते हैं आमाशय में।
अब देखो दोस्तों, अमस्य से निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम देता है और उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया वगैरह हो तो उनको क्या है, नष्ट कर देता है। अब देखो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है दूध में पाया जाता है। और एमिनो अम्ल, तो एमिनो अम्ल है वो है हमारी प्रोटीन की, हमारा प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन वो कहलाता है एमिनो अम्ल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव का मस्तिष्क का भार लगभग होता है वो होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम है एवरेज माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क का भार है वो 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 73। ये क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? तो ये तो दोस्तों तापक्रम तो नहीं होगा, लेकिन वो होता है 120/80। ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर होता है, इसको बोला जाता है सिस्टोल और इसको डायसिस्टोल बोला जाता है, तो इसको छोड़ो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो हमारे रक्त का शुद्ध करने वाला अंग है वो है, अब देखो दोस्तों, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दो प्रकार के दोस्तों कैसे बनते हैं, जब पूछे दोस्तों रक्त का फिल्ट्रेशन पूछे या पृथक्करण पूछे, पृथक्करण, तो रक्त का फिल्ट्रेशन या पृथक्करण पूछे तो हमारा ऑप्शन हो जाए, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किडनी या वक्र, यानी जब रक्त का फिल्ट्रेशन पूछे। अब देखो दोस्तों, फिल्ट्रेशन न पूछकर हमें पूछ लिया जाए कि रक्त का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, रक्त का प्यूरिफिकेशन या रक्त का शुद्धिकरण, तो ये करता है हमारे फेफड़े। अब इसमें दो क्वेश्चन यही बनता है कि दोस्तों, जब आपको पूछ लिया जाए कि रक्त का, क्वेश्चन दो प्रकार के ऐसे पूछेंगे कि एक तो पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन करते हैं हमारे फेफड़े। और जब ये से पूछ लिया जाए कि रक्त का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो रक्त का फिल्ट्रेशन करता है वो हमारी किडनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव के हृदय में कितने होते हैं? 4 वॉल्व होते हैं। अब 4 वॉल्व कैसे होते हैं, तो देखिए, वॉल्व पूछे हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नहीं होंगे, 4 तो होते हैं हमारे हृदय के होते हैं चैम्बर, 4 होते हैं चैम्बर, लेकिन हमारे हृदय में वॉल्व होते हैं वो 2 वॉल्व भी होते हैं। 2 वॉल्व कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है ट्राइकस्पिड, यानी एक ट्राइकस्पिड होता है, एक बाइकस्पिड होता है, यानी एक तो जिसको 4 कपाट बोला जाता है और एक द्विकपाट बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी एक तो ट्राइकस्पिड होता है और एक बाइकस्पिड होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी है हमारे, सॉरी ईईजी है, तो ईईजी का हो जाएगा हमारा मस्तिष्क, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ ये होती है। तो ये ईसीजी है वो हमारे, ईईजी है मस्तिष्क की गतिविधि के लिए। और एक होता है दोस्तों ईसीजी, तो ईसीजी होता है वो हमारे हृदय की, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये हमारे हृदय की गतिविधि के लिए होता है। ईईजी होता है हमारे मस्तिष्क के लिए और ईसीजी होता है वो हृदय की गतिविधि के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा कि मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों 4, क्योंकि हमारे हृदय में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कितने होते हैं? 2, जैसे ये हमारे हृदय हो गए, तो ये हृदय हो गया, तो ये 4 चैम्बर हो गए, जैसे आलिंद, ये दोनों आलिंद और ये दोनों नील्य, दायां बायां, तो ये 4 चैम्बर हृदय के हो गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो देखो दोस्तों, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीवर यानी जिसको यूनिवर्सल रिसीवर भी बोला जाता है। अब यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है ए।
अब इनमें भी एक देखो, ए पॉजिटिव होता है, इनमें एक नेगेटिव होता है, तो इनमें कौन सा होगा? तो यूनिवर्सल रिसीवर है वो होगा दोस्तों हमारा ए बी पॉजिटिव। अब देखो दोस्तों, यूनिवर्सल रिसीवर तो होता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है वो होता है ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव में पंचलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? पंचलियों की संख्या यानी रिब, जिसको बोला जाता है रिब्स, पंचलियों को बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों रिब्स। अब रिब्स देखो सबसे अधिक होती है वो होती है मानव में। मानव में कितनी होती है? देखो 12 पंचलियाँ, 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, और 24 पंचलियाँ होती है, 24 रिब्स होती है। और ये तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त है। अब दोस्तों किस आयोडीन की कमी से वो कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से वो हो जाता है गेंगा रोग। गेंगा रोग या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वो गोइटर रोग भी बोला जाता है, गोइटर रोग। यह हमारे आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पृच्छ कौन से संरचना में संलग्न होता है? तो इस पृच्छ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्धांत्र। वर्धांत्र यानी यह हमारे एक बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत का। जिस बड़ी आंत का 3 भाग होते हैं वो होते हैं सिकम कॉलम रेक्टम। सिकम कॉलम रेक्टम है, ये हमारी बड़ी आंत के भाग होते हैं, तो यह भी बड़ी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो दिल के धड़कन की औसत दर होती है वो होती है दोस्तों 72 होती है, यानी एक मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है हमारा दिल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा वो होती है? तो ये होती है हमारे शरीर में टोटल बॉडी वेट के 7% हो तो हमारा रक्त होता है। यानी जितना हमारा, जैसे हमारा 70 kg वेट है, तो 70 kg का दोस्तों 7% निकाल लो, तो ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4.9 लीटर। तो ये एवरेज है दोस्तों, 7% हमारे टोटल बॉडी वेट का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका रहती है? यानी रक्त जमने में, तो देखो दोस्तों जब हमें चोट लगती है, तो चोट लगती है तो उस समय क्या है, हम सोचते हैं कि रक्त कुछ समय बाद में कुछ रक्त का जमा हो जाता है, या बोलते हैं कि रक्त का क्लॉट हो गया, तो उसमें सहायक है वो कैल्शियम। अब देखो कुछ और भी है, कुछ और भी कैसे हैं, कैल्शियम होता है, उसके साथ कुछ प्रोटीन भी होती है, जैसे थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, फाइब्रिन होती है, और फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन। ये 4 प्रकार की मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है कैल्शियम के साथ, ये जो ब्लड का क्लॉट बनाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो उसका रक्तदाब क्या होगा? अब देखो दोस्तों, जब रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होगी, तो रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम होगी तो रक्तदाब तो बढ़ेगा ही। जैसे सपोज करिए कि ये एक पाइप है, अब ये पाइप है, अब देखो दोस्तों जब ये पाइप है तो इसमें से पानी आराम से जा रहा है। अब देखो दोस्तों, इस पाइप को क्या और छोटा कर दिया जाए, और छोटा कर दिया जाए, और अगर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो, और पाइप को क्या है, पाइप का आकार छोटा हो गया, तो इसमें एक पाइप में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा ही। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है, ये फट भी सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो इन आयोडीन है वो किस हार्मोन में मिश्रित होता है? तो ये होता है हमारे थायरोक्सिन में। यानी थायरोक्सिन, अभी मैंने पीछे भी देखा कि थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन है वो मिक्स होता है, आयोडीन मिक्स होता है। और
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय है वो कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो देखो ये तैयार करता है हमारा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो एस्ट्रोजन। अब देखो निषेचित अंडाणु के लिए, तो देखो दोस्तों मादा में दो हार्मोन होते हैं। देखो एक तो होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो मादा हार्मोन होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए पेशियों को बोला जाता है, वो बोला जाता है मसल्स बोला जाता है, यानी हमारे शरीर में टोटल कितनी मसल पाई जाती है? तो हमारे शरीर में टोटल मसल पाई जाती है वो 639 मसल हमारे शरीर में टोटल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से, तो मनुष्य के मेरुदंड से वो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हमारे मस्तिष्क या मेरुदंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है वो कहाँ पर होता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है वो होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का होता है वो होता है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र वो है सागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र तो वह है सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों, जब जैसे हम देखते हैं कि कभी कभार बारिश आती है, तो बारिश आती है तो पानी के साथ साथ क्या है दोस्तों, मिट्टी का कटाव हो जाता है, कटाव हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मृदा अपरदन बोलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अपरदन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाइड्रोफाइट है वो कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट है वो क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहलाते हैं दोस्तों, हाइड्रोफाइट है वो कहते हैं हम जलीय पौधों को, जलीय पौधों को कहते हैं हम हाइड्रोफाइट। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है वो मरुद्भिद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा मरुद्भिद। तो मरुद्भिद है वो हमारी है करील है वो मरुद्भिद पौधा है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? अजैव यानी अजैव होता है दोस्तों जिनमें जीव नहीं हो, यानी जो श्वास नहीं लेते हो। तो देखो दोस्तों जानवर श्वास लेते हैं, और वनस्पति क्या है, पेड़ पौधे भी क्या बोलते हैं, श्वास लेते हैं। लेकिन वायु क्या है, अजैव है, वायु है अजैव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वो है हमारे हरे पौधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में होते हैं या जो कम पानी में होने वाले पौधे हैं तो वो कहलाते हैं दोस्तों जीरोफाइट। यानी जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है, जो कम पानी में आसानी से हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? यानी मानव त्वचा के अध्ययन, तो इसको कहा जाता है दोस्तों डर्मेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी यानी जो मानव त्वचा के अध्ययन किया जाता है तो वो कहलाती है देखो डर्मेटोलॉजी। या इस देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टडी अबाउट स्किन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा डर्मेटोलॉजी, यानी स्किन के अध्ययन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों को क्या बोला जाता है? अस्थियों को बोला जाता है दोस्तों बोन्स बोला जाता है, जो हड्डियां वगैरह है
अस्थियों को बोला जाता है बोन्स, बोन्स भी बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अस्थियों के अध्ययन को बोला जाता है, वो बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। यानी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टडी अबाउट बोन्स, स्टडी अबाउट बोन्स ये क्या कहलाता है, वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है रक्त में एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों सीरोलॉजी, सीरोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। और ये हमारा हो गया दोस्तों, आज कंप्लीट हो गया पार्ट 2। और दोस्तों इसी प्रकार बने रहे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।